एनपीएस ट्रस्ट का नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट का वैकेंसी आया है। वैकेंसी टोटल वैकेंसी 19 है। तो इसमें है मैनेजर ग्रेड ए एंड ग्रेड बी। तो इसमें देखते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है। एडवर्टीजमेंट है 5/25 और डेट कब रिलीज हुआ था नोटिफिकेशन का? 16 जनवरी को रिलीज हुआ था। तो इसमें है कि 16 जनवरी को रिलीज हुआ था, यानी यहाँ से आप फॉर्म इस तारीख से ही फॉर्म भर सकते थे। और इसका लास्ट डेट कब है? 5 फरवरी को है। 5 फरवरी 2025 तक है। तो इसमें है कि फेज ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3। तो ये क्या होगा, एग्जामिनेशन होगा, पहले ही डिफाइन कर दिया गया है कि 25 फरवरी 2025 को एग्ज़ाम होगा। तो कितने फेज़ में होंगे? फर्स्ट फेज़, सेकेंड फेज़, थर्ड फेज़। यानी फर्स्ट फेज़ में होगा एमसीक्यू, सेकेंड फेज़ में होगा एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव होता है एंड इंटरव्यू फेज़ होता है। इसका वेटेज अभी दिया हुआ है। फर्स्ट फेज़ का वेटेज नहीं होता है, इसका कट ऑफ निकालते हैं। इसमें कट ऑफ होता है, फेज़ 2 में भी कट ऑफ होता है। तो 50% फेज़ 2 का कट ऑफ होगा और 50% इंटरव्यू का। लेकिन फ़िलहाल अभी चेंज कर दिया गया है, ये पहले का था। अब फेज़ 1 में क्या किया है, फेज़ 1 में 85% फेज़ 2 में 85% वेटेज कर दिया है और इंटरव्यू का वेटेज हो गया है 15%। तो ये अच्छा सुनहरा मौका है। यदि आप फेज़ 2 के एग्ज़ाम में अच्छे से आप कट ऑफ पार करके अच्छा मार्क्स लाते हैं तो इसका वेटेज ज़्यादा है, तो आपको इसमें एग्ज़ाम्स में सक्सेस होने का रेशियो आपको बढ़ जाएगा। तो ये क्या कौन कंडक्ट करती है? नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट है, एनपीएस ट्रस्ट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए अथॉरिटी एज पर द प्रोवाइड्स ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। तो एनपीएस ये कंडक्ट करती है। ये गवर्नमेंट बॉडी है, बॉडी एग्ज़ाम है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है। ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। इसके लिए रिक्वायरमेंट ग्रेड ए के रिक्वायरमेंट सिर्फ है ग्रेजुएशन। तो आप ये जो इसका सीटीसीबी बहुत तगड़ा है, बहुत हाई है, 30 लाख ग्रेड ए का और ग्रेड बी का 35 लाख। तो ये तो इसमें 4 इयर्स का एक्सपीरियंस होता है और सीए एमबीए वगैरह होते हैं, किए हुए रहते हैं, विथ एक्सपीरियंस होता है, वो अप्लाई कर सकते हैं ग्रेड बी में। लेकिन ग्रेड ए में जो ग्रेजुएशन पास किए हुए वो भर सकते हैं। देखिए, ऑफिसर ग्रेड बी मैनेजर एंड ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट का भर्ती हुआ आया है, रिक्रूटमेंट है। तो ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर, तो ग्रेड ए है, कितना है वैकेंसी? 13 वैकेंसी है। तो उसमें है क्या, ग्रेड जनरल का है, जनरल का 12 है और रिस्क मैनेजमेंट का 1 है। इसका ये पे स्केल है 45,500 से इस तरह से है। आफ्टर 70 ईयर्स 89,150 रुपीज़ मिलेगा। और रिस्क मैनेजमेंट है 45,500 से स्टार्ट होता है, 89,150 मिलता है। उसके बाद इंक्रीमेंट होते रहते हैं। फिर क्या है ग्रेड बी का? जनरल में है 4 वैकेंसी है, ह्यूमन रिसोर्स में 1 वैकेंसी है, रिस्क मैनेजमेंट में 1 वैकेंसी है, टोटल 6 वैकेंसी है। तो अब देखते हैं एलिजिबिलिटी। ये बहुत ज़रूरी है एलिजिबिलिटी के लिए कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। तो जनरल में है 25 to 30 ईयर्स का एज है। इसमें दिया हुआ है क्वालिफिकेशन फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी ग्रेड बी के है। ग्रेड बी में यहाँ पर 4 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ऑफिसर ग्रेड इन एरियाज रिलेटिंग टू पेंशन फाइनेंशियल सेक्टर, स्पेशल नॉलेज एक्सपीरियंस इन लॉ, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, स्टैटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन और एनी अदर डिसिप्लिन कंसिडर यूजफुल टू द ट्रस्ट। यानी 4 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांग रहा है। क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए? सीए होना चाहिए, सीएफए होना चाहिए, सीएस होना चाहिए, एफआरएम होना चाहिए और सीए में होना चाहिए, एमबीए होना चाहिए, पीजीडीबीएम होना चाहिए, पीजीपीएम होना चाहिए, ये इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, एआईसीटीई से होना चाहिए। यानी इसमें बहुत हाई क्वालिफ़िकेशन भी है और यहाँ पर एक्सपीरियंस भी चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स में भी सेम है, इसमें भी 4 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। इसमें भी एमबीए और मांग रहा है और डिप्लोमा एटलीस्ट 2 इयर्स फुल टाइम
पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस और ह्यूमन रिसोर्स यानी एचआर मैनेजमेंट में वो काम किया होना चाहिए। अब फिर रिस्क मैनेजमेंट में इसका मिनिमम एज है 25 से 33 ईयर्स उसका होगा, वो भर सकता है। इसके लिए भी हाई क्वालिफिकेशन चाहिए, ग्रेजुएट डिग्री इन फाइनेंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिक्स, सीए, सीएफए, ये सब एमबीए है, ये सब है। इसमें भी 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस, फुल एक्सपीरियंस चाहिए। अब ये सबसे बड़ा ज़रूरी है कि आप ग्रेजुएट किए हैं, अभी फ़िलहाल ग्रेजुएट में हैं, आप पास किए हैं 2025 में आप पास होने वाले हैं, तो आप ये भर सकते हैं। इसके लिए एज है 21 से 30 वर्ष होना चाहिए मिनिमम एज। मिनिमम एज 21 होना चाहिए, मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए। इसमें फुल टाइम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन भर सकते हैं। इन एनी सीए, सीएफए, सीएस इसमें भी भर सकते हैं, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो ग्रेजुएशन वालों के लिए सुनहरा मौका। फिर रिस्क मैनेजमेंट के लिए इसमें क्वालिफिकेशन पीजी, पीएम, पीजीडीएम, इसमें एक्सपीरियंस चाहिए 2 ईयर्स का, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये आप इसके लिए नहीं भरें, इसके लिए आप भर सकते हैं जनरल के ग्रुप ए का। अब और देखते हैं क्या है। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कंप्यूटर लिटरेट, यानी कंप्यूटर को जानकारी होना चाहिए। कन्वर्जन विद एमएस ऑफिस आना चाहिए, एमएस ऑफिस वर्ड, एमएस ऑफिस में क्या आना चाहिए, वर्ड, एक्सेल। इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगता है, ये आपको आना चाहिए कि इसमें हम आप काम करते हैं। आजकल जनरली सब लोग वर्ड और एक्सेल में काम करते हैं, तो इसका कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशंस ओनली द लास्ट वैलिड कंप्लीटेड एप्लीकेशन विल बी रिटेन। यहाँ क्या कर रहा है कि आप आप ग्रुप ए में भी डाल दिए, ग्रुप बी में भी डाल दिए, और इसमें ग्रुप ए में जनरल में डाल दिए, यहाँ पर क्या है जनरल में डाल दिए, फिर रिस्क मैनेजमेंट में डाल दिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपको जो लास्ट में जो भरे हैं ना, वही आपको फॉर्म वैलिड माना जाएगा। आप पेमेंट भी किए हैं, वो पेमेंट आपको जमा नहीं किया जाएगा, आपको रिटर्न नहीं किया जाएगा। तो ऐसा ही बोल रहा है। तो कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव एक्सीडेड द एज लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर द 31/12/2024 का काउंट होगा, यानी 31 दिसंबर 2024 से काउंट होगा कि आप मैक्सिमम एज क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए। जो भर रहे हैं जो भी फॉर्म के अनुसार 30 ईयर्स होना चाहिए, 33 ईयर्स होना चाहिए। ये काउंट किस डेट से होगा, 31 दिसंबर 2024 से होगा। अब क्या कर रहा है, रिलैक्सेशन अप टू ए मैक्सिमम 5 ईयर्स किसके लिए होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट और ए शेड्यूल ट्राइब, यानी एससी और एसटी के लिए 5 ईयर्स मिलते हैं उसको एक्स्ट्रा, यानी 30 होगा तो 35 ईयर्स का एज रहेगा तो भर सकता है। रिलैक्सेशन अप टू ए मैक्सिमम 3 ईयर्स इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अदर बैकवर्ड कास्ट, यानी ओबीसी से बिलोंग करता है उसको क्या मिलेगा, 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब फिर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD है, जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके 10 ईयर्स यानी 30 का मैक्सिमम है, तो 40 ईयर्स तक वो भर सकते हैं। कौन भर सकते हैं, PWBD का। जो ओबीसी में है, यदि जनरल में होंगे तो भर सकता है, ओबीसी में यदि रहेंगे तो उनके लिए 13 साल यानी 13 साल और ज़्यादा मिलेगा। और SC ST में PW भी हैं, SC ST में आते हैं तो उनको क्या होगा, 15 साल रिलैक्सेशन मिलेगा। रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर्स इज एप्लीकेबल फॉर एक्स सर्विसमैन, जो एक सर्विसमैन है तो उनके लिए क्या मिलेगा, 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। और देखते हैं पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये प्रकार है, ये टाइप्स है कि किस टाइप का डिसेबल है वो पर्सन। ब्लाइंड है, लो विजन है, डीफ है, हार्ड ऑफ हियरिंग है, सुनने में कठिनाई हो रही है, लोकोमोटर है, पैर से प्रॉब्लम है, सेरेब्रल पल्सी है, लेप्रोसी है, क्यूड है, ड्वार्फिज्म है, एसिड अटैक्स से है। तो ये प्रकार हुआ, तो इस तरह से डिसेबिलिटी जो है वो भर सकते हैं। तो अब क्या है कि मोड ऑफ सिलेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पैटर्न जानना चाहिए, जानना बहुत ज़रूरी है कि हाँ हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो किस तरह से हम सिलेक्ट होंगे। पहले प्रायोरिटी है सिलेक्ट होंगे किस तरह से, तो आप फॉर्म भरिए, उसके बाद सिलेबस को एनालाइज करिए और उसको फेज़ 1 फेज़ 2 का एग्ज़ाम को पैटर्न को देखिए, उसके बाद ही प्रिपेयर करिए। तो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है कि यहाँ पर 3 फेज़ है। फेज़ 1 में है 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन होगा एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ 1 पेपर और 120 मार्क्स का होगा। फेज़ 1 में 120 मार्क्स का होगा। फेज़ 2 में क्या होगा, 2 पेपर होगा
100 मार्क्स का ईच, यानी दोनों पेपर होंगे 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद क्या होगा, फेज़ 3 में इंटरव्यू होगा। अब क्या करा, पेपर 1, यानी पेपर 1 में क्या जनरल स्ट्रीम में होता है, तो क्या होगा कि मैक्सिमम मार्क्स 120 होगा, लेकिन टोटल ड्यूरेशन क्या होगा 90 मिनट्स का ही होगा, यानी 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। तो इसमें क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे एंड फॉलोइंग सब्जेक्ट क्या होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, इंक्लूडिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इजी टू मॉडरेट डिफ़िकल्टी लेवल, इजी भी आ सकता है, मॉडरेट भी आता है, डिफ़िकल्टी भी आएगा। फिर इंग्लिश लैंग्वेज आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, मैथ आएगा, रीजनिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स आएंगे, कॉमर्स, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस, डेटा एनालिटिक्स से भी क्वेश्चन आएंगे, स्टैटिक्स, कंपनीज एक्ट 2013 है, उससे भी क्वेश्चन आएंगे, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, इकोनॉमिक्स एंड पेंशन सेक्टर से भी क्वेश्चन आएंगे। तो ये पेपर 1 में दूसरा वैकेंसी था रिस्क मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स से, तो इससे भी इस जनरल अवेयरनेस सेम ही है। क्वेश्चन एनालिटिकल स्किल है, क्वेश्चन और स्पेशलाइज सब्जेक्ट रिलेटेड टू द स्ट्रीम, यानी इसमें क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन और स्पेशलाइज सब्जेक्ट रिलेटेड टू द स्ट्रीम है। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें नहीं पूछे जाएंगे जनरल वालों को। और क्या होगा, मार्क्स भी 120 का ही है और मिनट भी है, ड्यूरेशन भी है 90 मिनट्स का। अब क्या कह रहे हैं कि इसमें जनरल स्ट्रीम है, तो इसमें क्या पूछ रहा है कि जनरल स्ट्रीम है, इसका कि क्या क्या होगा डिटेल में पूछ रहा है कि कितने कितने मार्क्स को होते हैं ईच सब्जेक्ट। तो सेक्शन क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होगा और मार्क्स 25 का होगा। टेस्ट ऑफ रीजनिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स होगा, 25 नंबर क्वेश्चन होंगे और 25 क्वेश्चन मार्क्स का होगा। कंप्यूटर अकाउंटेंसी मैनेजमेंट से रिलेटेड होगा, 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स का होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ होंगे, 25 मार्क्स का होगा। और जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग सम क्वेश्चन रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर से ही होंगे, यानी जनरल अवेयरनेस ज़्यादातर करेंट अफेयर्स का ही होता है, 20 क्वेश्चन मैक्सिमम 20 मार्क्स का होता है। जनरल अवेयरनेस का कहने का मतलब बैंकिंग से रिलेटेड, यानी जो फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड जो करेंट अफेयर्स होंगे, करेंट अफेयर्स तो मैक्सिमम आप 6 मंथ का कवर कर सकते हैं उससे, तो इसमें आपको पूछा जाएगा। तो टोटल क्या हो गया, 120 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स के होंगे और ड्यूरेशन कितना होगा 90 मिनट्स का। अब क्या कर रहे हैं कि रिस्क मैनेजमेंट में भी सेम ही होगा, सेम पैटर्न है, तो फाइनेंशियल रिलेटेड सेम ही होगा, फेज़ 1 में सेम ही होंगे। फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन सिंगल शिफ्ट, द टेस्ट विल बी बाइलिंगुअल, यानी एक ही शिफ्ट में दोनों कंडक्ट किया जाएगा। और क्या होगा, बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी या इंग्लिश में भी दिया गया जाएगा, एक्सेप्ट द टेस्ट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज होगा, जो इंग्लिश लैंग्वेज दिया हुआ है वो सिर्फ इंग्लिश में होंगे, हिंदी उसका नहीं दिया जाएगा। तो फेज़ 1 एंड फेज़ 2 एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे, यानी एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको फेज़ 1 और फेज़ 2 सेम ही डे आपको कंडक्ट कर दिया जाएगा। जैसे आरबीआई जो होते हैं, तो पहला फेज़ 1 में होता है, प्रीलिम्स होते हैं, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसमें कोई टाइम कंज्यूमिंग, यदि फेज़ 1 में अच्छा किए हैं और फेज़ 2 भी सेम ही एग्ज़ाम हो रहा है, तो दोनों का कट ऑफ जोड़ा जाएगा, तो फेज़ 1 का तो कट ऑफ सिर्फ होगा, फिर फेज़ 2 में का कट ऑफ के बाद आपको जितना मार्क्स है वो अच्छा है, और उसके बाद इंटरव्यू का मार्क्स, तो आपको 2 दिन ही का एग्ज़ाम है, तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसमें क्या करा है कि नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी 1/4 मार्क्स असाइन टू द रिलेवेंट क्वेश्चन फॉर मार्किंग इनकरेक्ट आंसर, यानी 1/4 आपको इनकरेक्ट होगा तो काट लिया जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, फेज़ टू में क्या होता है, ये वो तो क्वालिफाइंग मार्क होगा, कट ऑफ पार करना है। इसमें है कि कट ऑफ भी पार करना है और आपको नंबर भी लाना है, क्योंकि इसका वेटेज है 85%। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना, उसको भी प्रिपेयर करना, लेकिन इसमें ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करना। तो ऑल स्ट्रीम में आ रहा है, पेपर 1 में क्या कर रहा है कि इंग्लिश एंड जनरल स्टडी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, यानी 100 मार्क्स का होगा, 60 मिनट्स का होगा। रिस्क ये ऑल स्ट्रीम का बोला, पूरा स्ट्रीम का बोला। फिर यदि रिस्क मैनेजमेंट है, तो उसमें क्या कर रहा है कि पेपर 2 हो जाएगा, फिर जनरल स्ट्रीम का हो जाएगा, पेपर 2 हो जाएगा, तो ये अलग अलग हो जाएंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट वालों को क्या पूछेगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, रिस्क मैनेजमेंट से एचआर
यानी ह्यूमन रिसोर्स से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या 100 मार्क्स का 40 मिनट्स दिया जाएगा। तो पेपर 1 में यानी फेज़ 2 में पेपर 2 होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। तो ऑल स्ट्रीम तो ये सबके लिए होगा 60 मिनट का, वो सबके लिए होगा। इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज़ हो गया, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, वो सबके लिए होगा। लेकिन जनरल स्ट्रीम वालों के लिए पेपर 2 में क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सब्जेक्ट कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, डेटा एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंपनी एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, इकोनॉमिक्स एंड पेंशन सेक्टर से पूछे जाएंगे। ये इससे नहीं पूछे जाएंगे। इसमें जो दिया हुआ है एचआर का, उससे नहीं पूछा जाए, यह स्पेशल पूछा जाएगा, इसमें से पूछा जाएगा जनरल स्ट्रीम को। सेम ही हो गया मार्क्स का वेटेज, 100 मार्क्स होगा और 40 मिनट्स ही दिया जाएगा। इसमें भी क्या है कि 1/4 मार्क्स असाइन टू द क्वेश्चन फॉर मार्किंग इनकरेक्ट। यदि इनकरेक्ट होता तो 1/4 मार्क्स काट लिया जाएगा पेपर 2 में, फेज 2 के पेपर 2 में। देयर शैल बी मिनिमम कट ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 फेज। मिनिमम कट ऑफ होगा, कैंडिडेट वुड बी नीड टू सिक्योर सेपरेट कट ऑफ इन ईच पेपर। बोले थे ना, फेज 1 में भी आपको कट ऑफ पार करना है, फेज 2 में अलग अलग पार करना है। एंड ईच पेपर एज वेल एग्रीगेट कट ऑफ मार्क्स इन फेज 2 एग्जाम टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 3। यानी आपको फेज 1 में कट ऑफ पार करना है, फेज 2 में आप जितना मार्क आए फेज कट ऑफ तो पार करना ही है, उसके बाद आपको जितना मार्क आएगा उसके अनुसार शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा और उसके बाद फेज 3 यानी इंटरव्यू में आपको बैठने के लिए बुलाया जाएगा। तो ये है। अब क्या कर रहा है कि इसमें वेटेज, तो वेटेज है 50% और 50%, यानी फेज़ 2 में 50%, लेकिन अभी नया नोटिफिकेशन आया है, इसका 85 कर दिया गया है फेज़ 2 का वेटेज, और इसका 15% कर दिया गया है वेटेज। तो ये अच्छा है कि आप इसमें अच्छा मार्क्स, फेज़ 2 में अच्छा मार्क्स करें, स्कोर करें तो आपको ईजी हो सकता है। अब क्या कर रहा है, पे एंड अलाउंसेस क्या मिलते हैं। देखिए आपको 35 ग्रेड बी वालों के लिए बेनिफिट्स क्या है, 35 CTC है। 35 बहुत अच्छा लुक्रेटिव जॉब है, जो जनरली गवर्नमेंट जॉब में इतना मिलते नहीं है। जो IAS IFS बनते हैं, RBI बनते हैं, उसमें मिलते हैं, लेकिन ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसमें बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स की लीव पे कंसेशन है, मेडिकल एक्सपेंसेस आपको मिलता है, पेंशन एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है, आई रिफ्रैक्शन कॉस्ट ऑफ स्पेक्टिकल्स यानी चश्मे के लिए भी आपको पैसा दिया जाता है। एजुकेशन अलाउंसेस मिलते हैं, यदि आप फर्दर एग्ज़ाम कुछ पढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी आपको पैसा दिया जाता है। नॉलेज अपग्रेडेशन के लिए भी अलाउंसेस दिए जाते हैं। ब्रीफ केस, कन्वेंस एक्सपेंसेस, हाउस क्लीनिंग के लिए भी आपको पैसा दिया जाता है। स्टाफ फर्निशिंग के लिए भी दिया जाता है। स्कीम फॉर परचेजिंग कंप्यूटर्स के लिए पैसा दिया जाता है। ये तो बहुत अच्छा है। फिर ग्रेड ए असिस्टेंट के लिए भी सेम ही चीज़ है, सेम ही दिया जाता है, जो भी आपको बेनिफिट दिया जाता है सेम ही दिया जाता है। इसमें CTC थोड़ा सा कम है, क्योंकि इसमें इंट्री लेवल का, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस नहीं खोजा जा रहा है, तो 5 लाख इसमें CTC कम यानी 30 लाख है। अब क्या कह रहा है कि सर्विस कंडीशन प्रोबेशन, यदि आप एग्ज़ाम पास कर जाते हैं, इंटरव्यू क्रैक कर जाते हैं, आपको फाइनल एग्ज़ाम होने के बाद आपको सिलेक्शन कर लिया जाता है, उसके बाद सक्सेस कैंडिडेट रिक्रूटेड फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर ग्रेड बी मैनेजर एंड ऑफिसर ग्रेड ए मैनेजर, दोनों में सेल अंडरगो प्रोबेशन पीरियड में आपको जाना पड़ता है, यानी ट्रेनिंग होते हैं इसको। तो इसके बाद ये आपको ज्वाइनिंग के बाद किया जाता है। सर्विस रूल फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग से प्रोबेशन पीरियड में आप चले जाते हैं। उसके बाद क्या है, एग्जामिनेशन सेंटर इंडिया में देखिए बाकी बहुत, जैसे SSC रेलवे सब होता है, बहुत एग्ज़ाम सेंटर होते हैं, लेकिन यहाँ बहुत चुनिंदा शहरों में ही दिया जाता है। जैसे कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, मोहाली, चेन्नई और भोपाल, यानी साउथ जोन में दिया जाता है, सेंट्रल जोन में ये आते हैं, नॉर्थ जोन में ये आते हैं, वेस्ट जोन में ये आते हैं, और ईस्ट नॉर्थ जोन में ये आते हैं, यानी पटना, भुवनेश्वर, रांची, गुवाहाटी सब दिया जाता है। ये अच्छे से भरिएगा जो आपको लगे जहाँ के आप हैं। तो नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डेट, वेन्यू, शिफ्टिंग टाइम एक्सेट्रा बाय कैंडिडेट शैल बी एंटरटेन, यानी आपको परमिशन नहीं दिया जाएगा कि आप डेट चेंज कर दें एग्ज़ाम का, वेन्यू डे सेंटर एग्ज़ाम का चेंज करें, शिफ्ट चेंज कर दें, टाइमिंग चेंज, ये सब नहीं कर सकते आप। अब क्या कर रहा है, फी क्या है, अनरिजर्व जो जनरल कैंडिडेट हैं, EWS है, OBC हैं, एक्सट्रीमली वीक से हैं, तो क्या OBC में है, उनको 1000 पे करना पड़ेगा। SC ST PW बेंचमार्क और वीमेन,
उनको एग्जेम्प्टेड है, यानी कोई फीस नहीं लगेगा। ये है आउट स्टेशन कैंडिडेट कॉल भी फॉर इंटरव्यू विल बी रीएम्बर्स सिंगल। यदि आउट स्टेशन है, यदि आपको देखिए पटना में है, यदि आप पटना में भुवनेश्वर में हैं तो आपको बहुत टाइम लग रहा है, वहाँ से आप दूर है भुवनेश्वर से, तो आपको क्या दिया जाएगा, आपको टिकट वगैरह जो कराते हैं एसी नॉर्मल सिंगल नॉर्मल एसी 3 टायर को आपको रिटर्न रेलवे फेयर फॉर जर्नी के लिए आपको दिया जाएगा। आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उसके लिए आपको पे करना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, यानी टिकट वगैरह सबमिट करना पड़ेगा। और देखते हैं और क्या है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग में भी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। यदि आप चाहते हैं कि प्री एग्ज़ाम हमको ट्रेनिंग मिले कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, तो आपको ऑनलाइन मोड में मिल जाता है। वो उसका मीडियम क्या होता है, इंग्लिश हिंदी। डिटेल अब फॉर्म भरने का डिटेल क्या होता है। देखिए पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद पेमेंट होता है, उसके बाद स्कैन कॉपी और अपलोड करते हैं। तो क्या यहाँ पर कह रहा है कि फ़ोटो क्या होना चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए, और भी सिग्नेचर ब्लैक इंक में होना चाहिए, यानी ब्लैक पेन से आपको लिखा होना चाहिए, ना कि ब्लू पेन से होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करें, एक डिक्लेरेशन आपको फॉर्म मतलब कि स्क्रीनशॉट, इसको जो भी लिखा हुआ है, जैसे आई नेम है तो आपका नेम यहाँ मेंशन करिए, आई पूरा लिखना है, और उसके बाद कि फ़ोटो कॉपी लेके, यानी स्क्रीनशॉट ले लिए या कॉपी पर लिखिए, सादा कॉपी वाइट पेज पर लिखिए, और उसके बाद इसको मोबाइल से फ़ोटो लीजिए और उसके बाद इसको अपलोड करिए, लेकिन ये ही फॉर्मेट में होना चाहिए। इस और क्या होना चाहिए, इंग्लिश में ही होना चाहिए। ये इसलिए होना चाहिए कैंडिडेट को पता रहता है कि कोई फ्रॉड नहीं हो, जिससे कि कोई एग्ज़ाम फॉर्म कुछ भर रहा है, एग्ज़ाम देने आया कोई और, तो वहाँ भी एग्ज़ाम के टाइम में भी ये लिखवाया जाता है इस तरह से, तो मैच होते हैं, यदि मैच हो रहा है कि नहीं, यदि इसके लिए फ्रॉड बेसिकली ये सब किया जाता है फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए। अब क्या है देखिए फॉर्म भरने के लिए पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। पेमेंट ऑनलाइन मोड होगा, तो ऑनलाइन मोड के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आजकल वो सबसे जो अच्छा है कि आप यूपीआई से पेमेंट कर दीजिए, कोई एकदम सिंपल चीज़ है। तो ये सब कौन क्रेडिट कार्ड, ये सब की कोई झंझट नहीं है। अब क्या है, फ़ोटोग्राफ, यानी फ़ोटो आपको किस डायमेंशन में होना चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। यदि इससे भी ऊपर नीचे कुछ होगा ना तो अपलोड ही नहीं लेगा और एरर दिखाएगा। तो डायमेंशन होना पिक्सल में क्या 200 इंटू 230 पिक्सल होना चाहिए। साइज़ ऑफ 25 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए ये साइज़ होना। सिग्नेचर भी 140 इंटू 60 पिक्सल का होना चाहिए, और 10 केबी से 20 केबी के बीच में ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ़ोटो है, ये थंब इम्प्रेशन भी, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, यदि लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को आप अथी करके कॉपी पर आप थंब थंब डाल के आप उसको क्या करें कि फ़ोटो लें मोबाइल से और उसके बाद उसको अपलोड करना है। तो उसका साइज़ क्या होना चाहिए, 20 केबी से 50 केबी होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर इंश्योर दैट साइज़ ऑफ द स्कैन इमेज इज़ नॉट मोर देन 20 केबी, 20 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सिग्नेचर के लिए बोल रहा है। तो सही है। आप कैंडिडेट उस कॉल लेटर आपको, यानी एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आपको आ जाता है एग्ज़ाम से पहले, तो ये सही है। उसके बाद और देखते हैं, देखिए आइडेंटिफिकेशन आप वो एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद आपको हो जाता है, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करते हैं। तो देख लेते हैं, एक बार सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस जनरल स्टडीज़ के लिए ग्रेड एंड ग्रेड बी में, ये देखिए सिलेबस मोर और लेस सेम ही है। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी इंक्लूडिंग रिसेंट ट्रेंड्स, फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ये आप पूरा एनालाइज करिए ऐसे, और उसको पीडीएफ डाउनलोड करिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन का, और उसके बाद उसको अच्छे से एनालाइज करिए किस तरह से हमको आ रहा है। देखिए ह्यूमन रिसोर्स का इस तरह से है, तो इतना आप एक टॉपिक, जॉब स्पेसिफिकेशन, कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, ये बहुत बारीकी से पढ़िए, उसके बाद एग्ज़ाम दीजिए, आप सफल ज़रूर होंगे। थैंक्स फाइनेंस का ये है, कॉमर्स का ये है, इतना ही में डब्ल्यूएसीसी कैपिटल स्ट्रक्चर,
एनपीवी, ये बहुत ज़रूरी रिस्क मैनेजमेंट में है। तो आप इसको अच्छे से एनालाइज, इसका एग्ज़ाम में सक्सेस होने के लिए पहला है कि आप उसको सिलेबस को एनालाइज करिए, सिलेबस को बहुत अच्छा एनालाइज करिए। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न बहुत ज़रूरी है। सिलेबस करते हैं प्रीवियस ईयर का, आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको इसको लीजिए कि किस तरह से लास्ट ईयर का पूछा था क्वेश्चन है। तो PYQ बहुत अच्छा ज़रूरी है, PYQ। और उसके बाद क्या करिए कि यदि आपको हेल्प लेना है तो कोई कोचिंग से आप ऑनलाइन इसको कोर्स बाय कर सकते हैं, यदि आपको लग रहा है कि हमको करना है सीरियसली। क्योंकि यूट्यूब से या सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है, लेकिन इसमें ईजी हो जाता है। उसके बाद मॉक टेस्ट सीरीज, यदि कोर्स नहीं ले पा रहे हैं तो आप मॉक टेस्ट लेके उसको दीजिए। मॉक टेस्ट क्या करेगा ना कि आपको जितना पढ़ेगा ना वो रिवाइज करते रहेगा, कि आपको याद रहते रहेगा। मॉक टेस्ट देंगे तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, जनरल स्ट्रीम के लिए कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में इतना पढ़ना है, मैनेजमेंट में इतना पढ़ना है, फाइनेंस में देखिए ये पूरा कवर करना है, डेटा एनालिटिक्स में ये पूरा कवर करना, कंपनी एक्ट इतना ही पूरा पढ़ना। इसी से क्वेश्चन आएगा, इससे फालतू नहीं आएगा। इकोनॉमिक्स में इतना है, पेंशन में इतना है, तो अटल पेंशन योजना क्या है, यूनिटी में इसमें से पूरा डिटेल पूछेगा। नेशनल पेंशन सिस्टम क्या होते हैं, किस तरह से कब बना था, क्या हुआ था, सब पूछेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।